Good morning, dear student. Today we start third chapter of civics. The chapter name is Why do we need a parliament? हमारे चैप्टर का नाम है हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पार्लियामेंट संसद होता है जिसमें सारे एमपीज़ एमएलए बैठकर डिस्कशन करते हैं या कोई भी डिसीज़न लेते हैं। यहाँ ये पिक्चर दे रखी है पार्लियामेंट हाउस की, और हमारे इंडिया का जो पार्लियामेंट हाउस है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वी इन इंडिया प्राइड अवर सेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। हमें सभी को गर्व है हमारी डेमोक्रेसी पे। हेयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम सबके जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी हमारा पार्टिसिपेशन है डिसीज़न मेकिंग में, और हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बनती है वो हमारी जो सिटीज़न है उनकी कंसेंट से बने। तो हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीज़न मेकिंग में। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। इन दिस एलिमेंट दैट टुगेदर मेक अस डेमोक्रेसी एंड दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो मेन एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, और ये जो डिसीजन मेकिंग है ये मेन एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, और ये एलिमेंट एक्सप्रेस किया जाता है पार्लियामेंट में, संसद में। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट अनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो इंडिया का पार्लियामेंट है हेल्प करता है वहाँ के सिटीज़न की डिसीज़न मेकिंग में, एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को किस वे से कंट्रोल करता है, दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड ए की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है और बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल इंडियन डेमोक्रेसी का, या मेन फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर क्या है कि जहाँ पर सभी को डिसीज़न मेकिंग में इक्वल पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है या राइट मिलता है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पार्लियामेंट के बारे में, और पार्लियामेंट में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारे बिहाफ पे डिसीज़न मेकिंग कर लेते हैं। हमारे पार्लियामेंट के आगे चैप्टर पढ़ने से पहले ये समझो, हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होता है लोअर हाउस, दूसरा होता है अपर हाउस। जो लोअर हाउस होता है उसको हम बोलते हैं लोकसभा, और जो अपर हाउस होता है उसको हम बोलते हैं राज्यसभा। जो लोअर हाउस होते हैं उसके मेंबर होते हैं 545, और जो अपर हाउस राज्यसभा होती है उसके मेंबर होते हैं 245। 245 में से जो 12 मेंबर है वो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। ये सारे के सारे लोकसभा प्लस राज्यसभा, और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो सारे के सारा मिलकर हमारे पार्लियामेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। लोअर हाउस प्लस अपर हाउस प्लस प्रेसिडेंट, ये सारे मिलके हमारे पार्लियामेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उससे एमएलए इलेक्ट किए जाते हैं, और जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं उससे एमपी इलेक्ट किए जाते हैं, और दोनों के मेंबर 545 एंड 245। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, और पार्लियामेंट में दो तरह के हाउस होते हैं जिसमें मेंबर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमन बीइंग के द्वारा या सिटीज़न के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे डिसीज़न लेते हैं। नेक्स्ट है वाई शुड पीपल डिसाइड। जो लोग हैं वो क्या डिसाइड करते हैं। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हमें पता है हमारी कंट्री कब इंडिपेंडेंट हुई थी, 15 अगस्त 1947 को। प्रिसीडिंग दिस वाज ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड।
ये बहुत ही लॉन्ग स्ट्रगल थी। इसमें हमारी सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल। जो लोग थे अलग अलग बैकग्राउंड से, उन्होंने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया। दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम। वो फ्रीडम के आइडिया से इंस्पायर्ड हुए, इक्वालिटी के आइडिया से इंस्पायर्ड हुए, और उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया डिसीज़न मेकिंग में। अंडर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल क्या होता है? जब जिस टाइम में हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, उस टाइम पीरियड को हम कॉलोनियल रूल बोलते हैं। अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैव लिव्ड इन फेयर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजन दे टुक। क्या होता था? 15 अगस्त 1947 से पहले हमारी कंट्री में 150-200 साल ब्रिटिशर्स का रूल रहा। उस समय लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरते थे और एग्री नहीं होते थे उनके डिसीज़न पर जो उन्होंने लिया था। बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज़ देयर डिसीज़न। अगर वो उनके डिसीज़न की क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डेंजर फेस करना पड़ सकता था। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। धीरे धीरे हमारी कंट्री में फ्रीडम मूवमेंट कुछ लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड। जो नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने इस मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ करनी स्टार्ट कर दी और डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। एज फार बैक एज 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected member in a legislature with a right to discuss the budget and ask question। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने डिमांड की थी कि हमें भी पार्टिसिपेट करवाओ बजट मेकिंग में, और साथ ही साथ लेजिस्लेचर में, कानून बनाने में, या हमें भी राइट होना चाहिए कोई ना कोई क्वेश्चंस पुट करने का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलो फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 99 का, उन्होंने कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये परमिशन दे दी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की। While these early legislature under the British government were in response to the growing demand of the nationalist। जो पहले वाला लेजिस्लेचर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर होने के कारण लोगों के माइंड में नेशनलिस्ट की फीलिंग अराइज हुई कि हमें भी राइट मिलना चाहिए, हमें भी लेजिस्लेचर, कानून बनाने में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। दे डिड नॉट अलो फॉर ऑल अडल्ट्स टू वोट नोर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर बनाए गए थे, उन्होंने अलो नहीं किया था अडल्ट्स मेंबर को वोट कास्ट करने के लिए, ना ही पार्टिसिपेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग में। एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट little doubt in the minds of the nationalists that all person in independent India would be able to participate in making decision। क्या हुआ था? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो कॉलोनियल रूल था उसमें क्या होता था, जो अलग अलग तरह के जो लोगों का पार्टिसिपेशन होता था स्ट्रगल में फ्रीडम के लिए, उसने लोगों के माइंड में ये डाउट क्रिएट कर दिया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या सभी लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ फ्री कंट्री। जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हम एक फ्री कंट्री के सिटीजन बन गए। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल नीड एंड डिमांड, कि गवर्नमेंट को लोगों की डिमांड और नीड के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना होगा। द ड्रीम्स एंड द एस्पायरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट ले डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो ड्रीम लिए गए थे, जो एस्पायरेशंस की गई थी,
तो उसके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने एक रूल बनाया था, एक प्रिंसिपल बनाया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का। दैट इज़ वो क्या था कि जो भी अडल्ट्स हैं हमारी कंट्री में 18 या 18 ईयर से अबव, उनको वोट कास्ट करने का फुली राइट है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। पहले हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, लोगों ने प्रयास किया, लोगों को बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, बजट मेकिंग होती नहीं किया जाता था। धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे नेशनलिस्ट राइज हुए, जिसके कारण हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई और हमारी कंट्री में सभी को इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया डिसीजन मेकिंग में, और साथ ही साथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो गया। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है एक ह्यूमन बीइंग की, कि वो जो वोटिंग रीडिंग ईवीएम मशीन्स के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन है इनको ध्यान से पढ़ रहा है। जो ईवीएम मशीन है फर्स्ट टाइम वो 2004 में आई थी हमारी कंट्री में। यहाँ पर ये डाटा दे रखा है। नेक्स्ट है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। बेटा ये टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। क्लियर?